नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में बीजेपी की कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर मानी जा रही है और बीजेपी को कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर का सामना भी करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो 4 जून को आएंगे, पर राजनेताओं की धड़कनें अभी से बढ़नी शुरू हो गई हैं। हरियाणा में बीजेपी 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी की लहर से जूझ रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रखने के लिए बड़ी लड़ाई का सामना भी करना है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी अपने अपने जीत के दावे कर रही है, लेकिन जीत के दावे के बाद भी जीत को लेकर कई नेता कॉन्फिडेंट नहीं हैं। बीजेपी ने सभी जिला अध्यक्षों की कल बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और सीएम नायब सैनी जिला स्तर पर फीडबैक लेंगे। ऐसे में बूथ मैपिंग के बाद प्लान बी की तैयारियों में पार्टियां जुटी हैं। एक सवाल यह है कि बोगस वोटिंग, अधिकारियों की मिलीभगत और भीतरघात जहां पार्टियों के लिए चुनौती बनी, तो वहीं भीतरघात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल यह भी है कि पार्टियों को प्लान बी की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो प्लान बी क्या है और आखिर हरियाणा की सियासत में इसकी जरूरत पार्टियों को आखिर क्यों पड़ रही है, और नेता जो हैं दिग्गज तमाम जो जीत का दावा कल तक भर रहे थे, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त क्यों नहीं है, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लगता है प्रदेश में मुख्य सियासी पार्टियों को जितनी मेहनत और भागम भाग लोकसभा चुनाव से पहले और वोटिंग तक करनी पड़ी है, कुछ वैसा ही अब भी मतगणना से पहले हो रहा है। दरअसल सियासी दलों, खासकर बीजेपी और कांग्रेस में भीतरघात का डर और मनोहर लाल जैसे बड़े नेता की ओर से कई सीटों पर बोगस वोटिंग का आरोप और अधिकारियों की मिलीभगत, 4 जून के बाद ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी और बृहस्पतिवार को सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी जिला अध्यक्षों की बैठक, ये सब दिखाता है कि अंदर से डरे हुए तो दोनों दल हैं। वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनकी। मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए। अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे होंगे ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें, उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं, और मैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हार स्वीकार कर चुके हो। सर एक सवाल सर, दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि पानी की कमी हो रही है और हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, और दिल्ली में लोग पानी से त्राही मांग कर रहे हैं। तो बात करें वो सरकार से, अपना देखें। हमने हिस्सा बनता था, हमारे समय में तो हम पूरा देते थे हिस्सा सबका, हम अपना हिस्सा देते थे, लेकिन हमारा हिस्सा जो अभी मिलना है एसवाईएल का, वो क्यों नहीं केंद्र सरकार होती भाई यार। और जो जिस प्रकार से ये जो धमकियां दी जा रही हैं कर्मचारियों को, मैं समझ में नहीं आता। जब जिम्मेवारी पद की बात कर रहे हैं, बैठ के ऐसी बात करते हैं, किसको धमकियां दे रहे हैं भाई, किस अथॉरिटी में किसको धमकी दे रहे हैं। देखिए, एक स्वाभाविक बात है, जहाँ भी पोलिंग कम हुआ है वहाँ पर असर तो सीधा पड़ेगा ही, मगर ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए। लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, और लोग अपने सपनों की सरकार बनाना चाहते हैं। तो लोगों के अपने सपनों की सरकार बननी है कि देश में आपको राजा किस तरह का मिले, देश किस दिशा में जा रहा है, हमें देश को कहाँ लेके जाना है। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों में बीजेपी और कांग्रेस की बूथ मैपिंग के बाद अब प्लान बी पर भी काम शुरू हो गया है। मतलब सरकार बनाते वक्त एमपी कम पड़ गए तो कहां से कैसे जुगाड़ होगा और बातचीत किससे हो सकती है, इसके रास्ते अभी से तलाशे जा रहे हैं। क्योंकि राजनीति में और सरकार बनाने गिराने में सियासी दलों को कभी परहेज नहीं होता, लिहाजा अंदर खाते की तैयारियां और योजना पर काम शुरू हो गया है। 4 तारीख को परिणाम आएंगे, हम 10 लोकसभा जीतेंगे और करनाल की
एक विधानसभा भी हम जीतने का काम करेंगे। ऐसा आशीर्वाद मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इधर प्रदेश में मतगणना की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। बस अब गिनती के 4 दिन ही बचे हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। देवेंद्र, पहला सवाल यह है कि पार्टियों को बूथ मैपिंग के बाद प्लान बी की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है? क्या वजह है जो इसकी चर्चा प्रदेश में हो रही है? देखिए सौरभ, इसको हम क्लाइमेक्स कहेंगे, जैसे पिक्चर में होता है ना, आगे क्या होगा उत्सुकता होती है। दरअसल जिस तरीके चुनाव हुए हैं, कांग्रेस ने लास्ट के 10 दिन में, जो मतदान हरियाणा में 25 मई को हुआ है, लास्ट के जो 10 दिन थे चुनाव से पहले, वो मेरे को लगता है कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से चीजों को आगे बढ़ाया है। और बीजेपी को लग रहा था कि मुकाबला अब कड़ा होता जा रहा है। हालांकि 10 दिन से पहले के दिनों की बात करें तो मुकाबला ये था कि कांग्रेस अपने खाता खोलेगी, 2-3 सीट, 1-2 सीट ले जाएगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, सिर्फ मेरे को लगता है हफ्ते 10 दिन का खेल था। और जिस तरीके से लोगों ने कांग्रेस को थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया, कांग्रेस पार्टी को लगा कि लोग चाहते हैं, कांग्रेस को याद कर रहे हैं, कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। और बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत सारे कारण है, खाली एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। किसान आंदोलन अपनी जगह था, कुछ लोगों की शिकायतें थी कि हमने तो मोदी जी को 2 बार वोट किया लेकिन हमारे काम तो हुए नहीं, सुनवाई तो हुई नहीं। मैं करनाल भी गया, मैंने बहुत जगह घूमा, लोगों से मिला, वो बोलते हैं कि नीचे के अफसरों ने सुनवाई नहीं करी, फलां नेता ने हमारा काम नहीं किया, लेकिन हम वोट फिर भी मोदी को देंगे। ये चीजें धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आ रही थी। और लास्ट के 8-10 दिन में मुझे लगता है कांग्रेस को जो रिस्पॉन्स मिला और जिस तरीके से चुनाव वाले दिन भीड़ दिखी, कांग्रेस के जो हेल्प डेस्क थे या जो उनकी मदद करने को लोग खड़े थे, तो उस दिन लगा कि हाँ कांग्रेस थोड़ा सा मजबूत दिख रही है। लेकिन शाम होते होते लगा, जिस तरीके से समीक्षा हुई, कांग्रेस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने अपने विचार दिए, जो चीजें बाहर निकल कर आई, मीडिया में आई, तो लगा कि हाँ कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। अब अगले 2 दिन के बाद जब चुनाव हो गए 25 मई को, अगले 2-3 दिन जब जो समीक्षा हुई, तो धीरे धीरे चीजें साफ होने लगी कि कांग्रेस तो बहुत बढ़िया चुनाव लड़ गई है। और बीजेपी की तरफ से थोड़ा सा शंकाएं जाहिर करने लगे कि कहां कहां नुकसान हो सकता है। और आपको पता हो, पंचकुला में जो समीक्षा बैठक हुई थी बीजेपी में, उसमें माना गया कि कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन आगे इनका ध्यान रखा जाएगा। और कांग्रेस भी अपने इनपुट्स जुटा रही थी। कांग्रेस के लोगों ने बताया कि फलां जगह हमने अच्छा किया। तो जैसे जैसे 2-3 दिन 4 दिन आगे बढ़े, तो तस्वीर ये उभर कर सामने आई कि बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला है। और अब दोनों, हालांकि बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 10 सीट जीत रहे हैं, 9 तो जीत ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 5 से लेकर 7 सीट हमारी हैं। तो बीजेपी को भी लग रहा है कि कई मतलब डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। बीजेपी जो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ जमीन पर, तो अब मुकाबला बराबरी का लग रहा है, दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। महेश, जो हरियाणा में इस वक्त राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत हुई है, कर्मचारियों की मिलीभगत हुई है, उस पर 4 जून के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस पर भूपेंद्र हुड्डा हमलावर है। उन्होंने कहा कि पहले वो किस कैपेसिटी से कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से वो स्वीकार कर चुके अपनी हार, यानी कि सुगबुगाहट है, दावे तो हैं, लेकिन तकरार अब और बढ़ती जा रही है। 4 जून तक जो हमलावर हुड्डा भी नजर आ रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा शीर्ष नेता ये बयान लगातार दोहराता रहा कि 10+1 यानी 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीटें और एक करनाल विधानसभा की सीट वो जीतने जा रहे हैं। 11 डे 1 को ये दावा रखा गया था और आज भी ये दावा बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेता इस दावे को दोहराने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है, किस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का निकला है। डे 1 को मैं ये बात कर रहा था कि ये जो परफॉर्मेंस आप देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का अपना परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। ना किसी नेता की खासियत यहाँ पर देखने को मिल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बूते जाट
वोट बड़ी तादाद में जो है केंद्रीकृत हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ, और उसके पीछे न सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे बल्कि बल्कि किसान आंदोलन जो है वो जाटों के ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी वजह बना। और यही मैं कहना चाहता हूं कि जाट और गैर जाट, जितनी बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि पूरा इलेक्शन जाट और गैर जाट हो जाएगा, जाट और गैर जाट ये इलेक्शन पूरी तरह से नहीं हो पाया। लगातार ये कोशिश की गई कि इलेक्शन अगर जाट और गैर जाट में तब्दील हो जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा इसका मिल सकता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मैं कह सकता हूं कि आंशिक रूप से इसका असर जरूर यहां पर देखने को मिला है कि जाट और गैर जाट के मुद्दे को हावी करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि ये पूरी तरह हावी नहीं हो पाया तो ऐसे में यहां पर कांग्रेस पार्टी को सीधा फायदा इसका मिला। परिस्थितियां ऐसी थी कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, और यही वजह कि दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिसे कहा जा रहा था कि नया लड़का है, मनोहर लाल खट्टर के सामने क्या कर सकता है, उनका तो वजूद भी नहीं होगा, जिक्र भी नहीं होगा, करनाल सीट को मुकाबले में कभी हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर कायम हुई, इससे ये बात स्पष्ट है कि ना तो कोई उम्मीदवार अपना ये परफॉर्मेंस दे रहा था, ना तो कोई पार्टी की तरफ से ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ये कह चुके थे कि ये इंडिया गठबंधन ना तो ये चुनाव लड़ रहा है, ना ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, देश की जनता ये चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग थे वही इलेक्शन को मजबूत किए हुए थे, वरना मैनेजमेंट के लिहाज से बेहद कमजोर स्थिति यहां पर देखने को मिल रही थी। कांग्रेस पार्टी की बूथ मैनेजमेंट ना के बराबर था, और कह सकते हैं कि अपने आवेग के साथ, अपने जोश के साथ जो वोटर जहां जिस इलाके में था वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था। और बदली परिस्थितियों में मैं आज ये बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जननायक जनता पार्टी का जो वोटर था वो शिफ्ट हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ, इंडियन नेशनल लोक दल का जो वोटर था वो शिफ्ट हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ। और यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त जो परफॉर्मेंस है यहां पर देखने को मिला कांग्रेस पार्टी का। चूंकि जेजेपी और आईएनएलडी का वोटर शिफ्ट हो चुका था कांग्रेस पार्टी में, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिला। लेकिन परिस्थितियां अभी नहीं बदली हैं। कांग्रेस पार्टी का शहरी क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस था, आप सिरसा शहर देख लीजिए, आप भिवानी शहर देख लीजिए, आप हिसार शहर देख लीजिए, करीब करीब एक तरफा पोलिंग यहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देखने को मिली। यानी शहरी क्षेत्र का वोटर अब भी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़ पाया है। ये एंटी इनकमेंसी का वोट है, ये परिस्थितियों का वोट है, जो मोदी से नाराज लोग थे, और खासकर किसान आंदोलन से जुड़ा ये वोट है जो सीधा फायदा इस वक्त कांग्रेस पार्टी को दे रहा है। और कड़ी चुनौतियां पर कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, और नुकसान का होना तो तय है। 2 सीटों पर, सिरसा और रोहतक की तो गारंटी यहां पर मानी जा रही है कि 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी ही, लेकिन अधिकतम ये सीटें 6 तक भी जा सकती हैं और 7 तक भी जा सकती हैं। ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि कितना अंतर, चूंकि मार्जिनल गैप इन सीटों पर बना हुआ है, किस तरफ ये बैठेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। मैं लौटूंगा आपके पास। वीरेंद्र जी, जो परिस्थिति अब बन रही है, जीत के दावे तो तमाम किए गए, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, कि 10 की 10 सीटें आ रही, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, लेकिन राजनेता कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे। अब सवाल उठ रहा है बोगस वोटिंग का, अधिकारियों की मिलीभगत का, कार्रवाई करने का, और भीतरघात भी एक बड़ी चुनौती है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ना तो बोगस वोटिंग कोई मुद्दा है और ना ही कोई भीतरघात है। देखिए, जब इतना बड़ा चुनाव होता है तो भीतरघात करके पार्टी का कितना नुकसान कर लेंगे। आजकल कोई किसी कहने पे वोट नहीं देता, और बोगस वोटिंग का तो जो पहले ही प्रक्रिया होती है, जो पहले सतर्क रहते हैं, ऐसी कोई हरियाणा में कोई संभावना नहीं है, और ना ही देखिए कहीं पुनर्मतदान की नौबत आई है हरियाणा के अंदर। तो ये बात तो निष्पक्ष है, चुनाव आयोग इस बात के लिए बधाई का पात्र है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए हैं। और ये बात देखिए कि अगर अब लोकसभा चुनाव के परिणाम से एक बार परिणाम तो पहले ही स्पष्ट हो गया है, ये परिणाम तो पहले ही आ चुका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत गिरने जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की पहले लोकप्रियता थी 2019 के चुनाव में, उसमें गिरावट आ गई है, ये बात तो तय है। देखिए, पिछली बार 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 58% वोट मिले थे, और इस बार तो वोट कम होने ही जा रहे हैं, ये स्पष्ट है। जो हार जीत का अंतर होगा वो कम रहने वाला है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में कमी आ गई है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये बात ठीक है कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला है। अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला है भारतीय जनता पार्टी को अन्य शहरों में, तो रोहतक में भी मिला है, सिरसा में भी मिला है।
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आशान्वित हो सकती है कि रोहतक में भी परिणाम कुछ हो सकता है, क्योंकि पिछली बार कोसली में जो लीड थी इस बार 70,000 की थी, तो इस बार ये माना जा रहा है अगर हम 35,000 के भी लीड ले आए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत रोहतक में सुनिश्चित मान रही है। भारतीय जनता पार्टी के हौसले रोहतक में भी बुलंद है और सिरसा में भी बुलंद है। मतलब परिणाम कुछ भी हो सकता है, चमत्कारिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि हार जीत का अंतर इस बार कम रहने वाला है और मतदाता बड़ा जो साइलेंट वोटर रहा है वो बिल्कुल भी अपना आभास नहीं दे रहा। और जितने भी विश्लेषण है और जितने भी सर्वे हैं, वो हो सकता है एग्जिट पोल भी होंगे, उनके परिणाम भी धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के शहरी क्षेत्रों में जो जनाधार मिला है, जो वोट मिला है, उससे हौसले जो बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए जीत की संभावना में करनाल की जीत में कोई गारंटी नहीं, कोई शंका नहीं है, मनोहर लाल जी की जीत निश्चित है। तो लेकिन ये देखना होगा कि कितने विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पिछड़ते हैं और इनके पिछड़ने की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि मनोहर लाल जी मुख्य रूप से थे। अनिल विज तो अपने आप को कह चुके थे भाई मेरी तो औकात पार्टी ने बता दी है, मैं तो अम्बाला तक ही सीमित हूं। ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो केंद्र में चले गए थे, राष्ट्रीय सचिव बन गए थे, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में कमी आती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो इसके लिए प्लान बी पहले से ही शुरू हो गया है, या इस बात का संकेत आप समझ सकते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो बीते 10 सालों से प्रदेश में हावी है और बीजेपी के साथ साथ वो चल रहा है। वो फैक्टर बीजेपी को कितना नुकसान और कांग्रेस को कितना फायदा इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी चुनौती है, गुटबाजी एक फैक्टर था, हालांकि कितना कोप अप वो पार्टी कर पाई है ये भी एक सवाल है। देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो थी, ये साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लोगों का ये मानना था कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये मुद्दा जो है पूरे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया था, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल गया। अगर कांग्रेस को कोई वोट मिल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिल रहे हैं, तो कांग्रेस अपने आप में मजबूत नहीं हुई, ना कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मिल रहे हैं। और ये देखिए इसका असर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ना है, ऐसी बात नहीं कि असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बल इतना मजबूत था कि किसी भी मुद्दे को लेकर मतदाताओं तक संदेश पहुंचाने तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन बल जो है वो सफल रहा है। और जब कांग्रेस का तो कोई संगठन था ही नहीं, कांग्रेस के कई शहरी क्षेत्रों में तो ऐसे बूथ थे जहां पर उनके टेंट नहीं थे, उस पर कार्यकर्ता नहीं बैठे हुए थे और लोगों को लगा कि कांग्रेस के मुकाबले में है ही नहीं। और ये बात भी कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन था, तो कोई था ही नहीं। ये सब मोदी की लोकप्रियता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की हालत और भी बुरी होती। अगर नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी की हालत और भी दयनीय होती, लेकिन ये मोदी के नाम पर ही जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खेवनार जो है मोदी बने हुए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति भिन्न होगी। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से हरियाणा में परिस्थिति बनी हुई है, लोकसभा के नतीजों को लेकर महज 4 दिन है, उसके बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, फिर विधानसभा का बड़ा रण है, एक लंबी लड़ाई पार्टियों को लड़नी है, तो कमर अभी से कसली होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जो जिलाध्यक्षों की बैठक बीजेपी के द्वारा कल बुलाई गई है, उस बैठक से कितनी उम्मीदें और क्या प्लान हो सकता है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि तमाम आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं अधिकारियों की मिलीभगत को लेकर। मनोहर लाल की ओर से भी लगाए गए तमाम नेता ये कह रहे हैं कि मिलीभगत है, बोगस वोटिंग हुई है, सवाल उठ रहे हैं। तो कल की बैठक में क्या कुछ होगा? देखिए स्वरूप, जिलाध्यक्षों को नायब सिंह सैनी ने खुद बुलाया। मेरे को लगता है हाईकमान की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से इनपुट्स मांगे गए हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां हरियाणा के बाहर भी हैं, लगता है कई और जगह पर भी बीजेपी को दिक्कत आ सकती है। हालांकि बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि बीजेपी सरकार जैसे कैसे बन जाएगी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे राम मंदिर, कुछ और चीजें हैं जो पक्ष में है, अनुकूल है, लेकिन तब भी मेरे को लगता है पार्टी हाईकमान ने रिपोर्ट मांगी होगी नीचे से कि असल स्थिति, जमीनी स्थिति क्या है, ताकि प्लान भी तैयार किया जा सके। कांग्रेस की बात करें या बीजेपी में, इन्होंने बूथ मैपिंग की है, मतलब किस बूथ पर कितने वोट थे और कितने वोट वो पोल हुए और अंदाजा किस किस को गए हैं, इसका आकलन बीजेपी ने भी किया और कांग्रेस ने भी हरियाणा की 10 सीटों पर। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हुई है, नाम भी बता रहे हैं, रोहतक में, सिरसा में, जहां कांग्रेस मजबूत लग रही है, और उनका कहना है कि एक आध जगह और थी। वो 2 दिन से ये बात कह रहे हैं, लेकिन आज भूपेंद्र हुड्डा ने चुप्पी तोड़ी है कि आप बोगस वोटिंग का आरोप लगा रहे हो, आपको क्या अथॉरिटी, आप एक्शन लेने की बात करें, 4 तारीख की बात उन अधिकारियों कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो आज एक तरह से पलटवार किया भूपेंद्र हुड्डा ने 2 दिन बाद। बात ठीक है जिस तरीके से मनोहर लाल कह रहे हैं, और भूपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से क्लीन स्वीप की बात करें, आज
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है, मेरे को लगता है कांग्रेस अच्छा करता हुआ लग रही है, उनको लग रहा है अगर कांग्रेस अच्छा कर जाती है, 50-50 भी मामला हो जाता है बीजेपी कांग्रेस का, तो निस्संदेह कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। और सिर्फ 100 दिन का चुनाव है, 100 दिन का चुनाव है आगे विधानसभा का, और कांग्रेस वाले और मजबूती से लड़ेंगे। उनको ये लगेगा कि हमारे को बूस्टर डोज मिली है, बूस्टर डोज ये लोकसभा चुनाव की। भले ही कांग्रेस में गुटबाजी है, संगठन नहीं है, और भी कमियां हैं बीजेपी में मुकाबले, लेकिन अगर 5 सीटें या 50-50 या अच्छा प्रदर्शन कर जाती है कांग्रेस, तो कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए। शायद गुटबाजी को भुलाकर वो एकजुट होकर पार्टी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि उनको विधानसभा चुनाव जो है सीधा सीधा जो कांग्रेस के नेता हैं, जिले के हैं, कार्यकर्ता हैं, सीधा सीधा हरियाणा में कहते हैं राज अपना। राज मतलब हमारी सरकार, सरकार मतलब हमारी चौधर के सरकार में कोई मंत्री विधायक ना भी हो तब भी सरकार होने का भी अपना जलवा होता है हरियाणा में, कि गाड़ी में ठाठ से आदमी चलता है कि हमारी सरकार है, प्रशासन पे दबाव बनाता है, लोगों पे थोड़ा सा उसका एक ये कहते हैं कि उसका यूएसपी उसकी बढ़ जाती है कि हमारी सरकार है। तो मेरे को लगता है अगर कांग्रेस अच्छा कर जाती है तो विधानसभा में निस्संदेह लड़ाई और मजबूती से, और मेरे को लगता है बहुत कड़े मुकाबले वाली लड़ाई होगी। बीजेपी चूंकि अभी इन दिनों में एंटी इनकम्बेंसी है या दूसरे है, ये जो चीजें कमियां बीजेपी की सामने आई है, जिस वजह से लड़ाई इतनी कड़ी बन गई है कांग्रेस के खिलाफ, जिसको न बिना संगठन के गुटबाजी है, टिकटें देरी से आई 1.5 महीना, उसके बावजूद कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है, कांग्रेस हासिल करती हुई कुछ नजर आ रही है। तो बीजेपी के लिए जो दिक्कतें आज हैं वो मेरे को लगता है विधानसभा चुनाव में भी वो परेशानियां रहने वाली हैं, और उस स्थिति में कांग्रेस, मेरे को लगता है कांग्रेस हो सकता है ड्राइविंग सीट पर नजर आए। अब महेश, परिणाम अगर जो भी आए 4 जून का इंतजार सभी को है। जाहिर सी बात है परिणाम के बाद जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, राजनेता, बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनकी जहां मोरल बूस्ट होगा तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर भी परिणाम रिफ्लेक्ट करेगा। न सिर्फ लोकसभा के लिहाज से बल्कि विधानसभा के लिहाज से भी इसका असर देखा जाएगा। देखिए, अब तो जो परिस्थितियों का आकलन करना है वो सीधे विधानसभा चुनाव के लिहाज से करना है, और यही सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है कि लोकसभा का चुनाव परिणाम तो चाहे जो भी हो, लेकिन विधानसभा की डगर जो है और ज्यादा मुश्किल हरियाणा प्रदेश में होती नजर आ रही है। देखिए, ये तो मानकर चलिए कि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को साफ तौर से मिलती हुई नजर आ रही है, चाहे सिरसा लोकसभा सीट का जिक्र किया जाए और चाहे रोहतक लोकसभा सीटों का जिक्र किया जाए, दावे चाहे जो भी हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसमें 2 सीटें मिनिमम जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और जैसा कि मैंने कहा कि अधिकतम 5 से 6 सीटों तक यह आंकड़ा जा सकता है। इसमें एक बात जो है वो तय होती हुई नजर आ रही है कि जो लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की पहले थी, जो सीटें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख के अंतर से जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे थे, अब वो परिस्थिति आ चुकी है कि लेस देन 50,000 यानी 50,000 से कम हार और जीत का अंतर होगा। और यही वजह है कि यहां स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं कह पा रहा है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। 40-50,000 वोट अगर कांग्रेस के पास ज्यादा हुआ तो कांग्रेस के खाते में, और अगर 40,000 वोट कांग्रेस पार्टी के पास कम हुआ, बीजेपी के पास ज्यादा हुआ तो बीजेपी के खाते में। आंकड़ा टैली जो है वो भले ही भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जाती हुई नजर आए, किसी भी तरफ ये ऊंट बैठे, लेकिन इतना तो तय हुआ कि मुकाबला बराबरी का हो चुका है। इतना तो तय हुआ कि जो है 18 और 19 लाख वोटों में अंतर जो है वो सिर्फ 40,000 वोटों का रह चुका है। और यही सबसे बड़ी चिंता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है कि मोदी के नाम पर अगर लोकसभा का चुनाव अगर जीत भी लिया तो वो टैली जो काउंट है लोकसभा सीटों की, वो भले ही भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक हासिल कर ले या अच्छी भी हासिल कर ले, लेकिन जो मुकाबला है वो विधानसभा के लिहाज से बराबरी का हो चुका है। तो ऐसे में अब और ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी, क्योंकि लाखों का जो अंतर था वो अब कुछ हजारों का बचा है। वीरेंद्र जी, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग बेहद कम हुई है और इसी वजह से वोटिंग का स्तर भी गिरता हुआ आंका गया है। अब सवाल यह है कि यमुनानगर के टापू माजरी गांव हैं, वहां पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। तकरीबन 500 से ज़्यादा वोटर्स होने के बाद महज 2 वोट पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम पर असर देखने को मिलता है। और एक मैसेज ज़रूर ये जाता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियाँ थी उससे लोग खफा थे, जो मुद्दे थे वो उसको लेकर संतुष्ट नहीं थे, इसलिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया।
देखिए, ये तो मतदान से पहले ही दिखाई दे रहा था कि लोगों में जो है मतदान के प्रति कोई रुचि नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था। किसी भी इलाके में कोई उत्साह नहीं देखा गया था। चुनाव के प्रति निरसता थी सभी के अंदर। तो उसका कारण था कि भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष से लगभग सत्ता में है, तो लोगों में एक निराशा का भाव बना हुआ था। और वो दिखाई भी दिया। लोगों को जो राज्य सरकार से जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई और जनता की समस्याओं की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और काफी समय से अब जो, हालांकि मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि लोगों की पेंशन रोक दी गई, तो उस समय तो लोग शिकायत करते थे, कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि लोगों की 3-3, 4-4 महीने से पेंशन रुकी हुई है, आप इस पर ध्यान दीजिए। बाकायदा जो है कई लोगों ने उनकी शिकायत दर्ज भी कराई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लोगों में तरह तरह की शिकायतें थी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी थी और कई जगह परिवार पहचान पत्र को लेकर भी थी। लेकिन सरकार के प्रति यह भी था कि जो भ्रष्टाचार पर जो है अंकुश लगाने के जितने दावे किए जाते हैं उस तरह पर कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि सरकार ने प्रयास तो किया है, लेकिन अंकुश नहीं लगा, भ्रष्टाचार बढ़ गया, रिश्वत के रेट बढ़ गए। तो लोगों में एक निराशा का वातावरण था। और जो लोगों ने मतदान का जो बहिष्कार किया जिस क्षेत्र में, उसका यही बात थी कि लोगों की सरकार के प्रति जनप्रतिनिधियों के प्रति जो है विश्वास नहीं था। ज्यादा आक्रोश जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर था। अगर वोटिंग कम हुई है तो उसका कारण जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो है निराशा थी। और ये भी है कि लोगों में एक सरकार के प्रति जो एक भाव होना चाहिए, वो एक तरह का कोई भाव उत्साह का वातावरण बन नहीं रही था। और चुनाव आयोग का भी काफी हद तक दोषी है, क्योंकि कुछ मौसम की प्रतिकूलता तो थी, लेकिन चुनाव आयोग ने भी जो BLOs थे वो उन्होंने पर्चियां संबंधित मतदाताओं तक नहीं पहुंचाई, ये बड़ा कारण रहा। तो ये कुल मिला के ये देखा जाए, एक परिणाम तो पहले परिणाम आने से ही पहले स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत गिरने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो पहले लोकप्रियता थी 2019 के समय में 2024 में वो दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल, और यही असर देखा गया। जो वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल आए तो वो भी बेहद कम आए। अब इसका असर प्रदेश की सियासत पर कितना पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किस तरह की रणनीति पार्टियां बना रही हैं, जरूर मीटिंग भी की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं अपनी अपनी जीत के, उसको लेकर तमाम दिग्गज नेता संतुष्ट नहीं हैं। अब सवाल यह है कि जनता ने किस पर भरोसा किया है, क्योंकि जो किस्मत है वो जरूर ईवीएम में कैद हो गई है। 4 जून को परिणाम आएंगे, उसके बाद पता लगेगा कि प्रदेश में, हरियाणा में जनता ने किस पर भरोसा जताया है।